तेरी दोस्त कैसी है? कहते साथ एक ही लड़की तो बैठती ना, थोड़ी गोरी सी थी, थोड़ी हेल्दी सी थी, ठीक है वो। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एबीसी एनालिसिस पढ़ा था। एबीसी एनालिसिस का था ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, कि मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हमने एक टेक्निक बनाई थी जिससे ये पता लगाया सकता है कि भी कौन सा मटेरियल ए कैटेगरी में रखें, कौन सा मटेरियल बी कैटेगरी में और कौन सा मटेरियल सी कैटेगरी में, जिससे कि उस मटेरियल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। एक तो दूसरी बात कि जो मटेरियल इंपॉर्टेंट है उसका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, और जो ज्यादा कीमती मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एबीसी कैटेगरी में मटेरियल को डालते हैं। अब वैसे तो इसकी थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ गया था गलती से, पिछले 50 सालों में एक ही बार आया था, और वो ऐसी गलती तो इतिहास कभी भी दोहरा सकता है, आईसीआई का पता नहीं होता ना। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में बहुत आसान है, मैं फिर बोल रहा हूं करने में बहुत आसान है, लेकिन आलसी वाला ये, बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करनी है, होता ना कि चलो लेंदी है इजी लेकिन लेंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 नजर आ रही है बेटा आपको? इलस्ट्रेशन नंबर है एबीसी एनालिसिस वाली। कौन सी वाली? एबीसी एनालिसिस वाली। चलिए क्या कह रहा है? देखिए मैं यहां पे तो इंटर पढ़ाता हूं, लेकिन मैं फाइनल तक पढ़ाता हूं। यहां पे केवल इंटर फाउंडेशन पढ़ाता हूं, वैसे मैं फाइनल तक सारे पेपर पढ़ाता हूं। मतलब जो मेरे सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट और एफएमई, उसमें भी कॉस्ट एफएम फाइनल में भी, यहां पे भी एफएम कॉस्ट एफएम। चलिए यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रहा है? फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। आपको एबीसी का एक सिलेक्टिव कंट्रोल है, उसके हिसाब से आपको प्लान ड्रॉ करना है कि कौन सा आइटम ए कैटेगरी में जाएगा, कौन सा आइटम बी कैटेगरी में जाएगा, कौन सा आइटम सी कैटेगरी में जाएगा। यहां पे आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कितने आइटम है भाई सब ये? बाबा रे बाबा, 10 11 12। अब 12 आइटम वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, हो सकता है आपके में 5 वाला 6 वाला आ जाए, क्योंकि 12 वाले के लिए तो पूरा 1 घंटा लग जाता है सॉल्व करने में इसके आइटम को। तो ये 12 का तो आएगा नहीं, कि 5-6 आइटम का एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हमें तो 12 का सीख लेते हैं, 5-6 का तो अपने आप कर लेंगे। कह रहा हमारे पास आइटम दे रखे हैं कितने, 1 से लेके 12 तक, उनके यूनिट दे रखे हैं, उनकी कॉस्ट दे रखी है। अब इसके हिसाब से हमें एक एबीसी प्लान ड्रॉ करना है। क्या करना है? एबीसी प्लान ड्रॉ करना है। तो एबीसी प्लान कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, 3 स्टेप में होता है। किसमें होता है? 3 से। सबसे पहले निकालेंगे इसकी कॉस्ट। क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट निकालेंगे और रैंकिंग देंगे। क्या देंगे? रैंकिंग। टोटल कॉस्ट निकालेंगे और रैंकिंग देंगे। तो कैसे? क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? चलिए तो फटाफट इधर आइए, यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। रिकॉर्डिंग शुरू की नहीं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड रैंकिंग। सबसे पहला स्टेप कि आपको कॉस्ट निकालनी है और रैंकिंग देनी है। कॉस्ट निकालनी है और रैंकिंग देनी है। कैसे निकालनी है कॉस्ट और रैंकिंग कैसे देनी है? आराम से समझना। हां जी, सबसे पहले निकालनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं एबीसी एनालिसिस वाला। सबसे पहले लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और रैंकिंग। लिख दिया आप लोगों ने? हां जी बाल को। चलिए जी, मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। अब देखिए रैंकिंग है, कितने आइटम। सबसे पहले आइटम का कॉलम बनाइए, यहां लिखेंगे आइटम। कितने आइटम थे बेटा? 1 से लेके 12 तक गिनती लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये गिनती तो आती लिखनी ना। अरे आइटम के नाम है, ABCD भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता नाम। उसके बाद उनके क्या दिया हुआ था? यूनिट। बताइए यूनिट कितने कितने, वो लिख लो। यूनिट
कितने यूनिट है? नहीं है किताब किसी पे। यूनिट कितने हैं? 7000, लिखो जरा आप लोग यहां से लिख लो। 7000, 24,000, 15,000, 1500, 600, 38,000, 40,000, 60,000, 3,000, 300, उसके बाद क्या है? 29,000, 11,500, 4,100। ये सारे के सारे आइटम आप लिख लो। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? अब मुझे बता देना, मैं भी लिख लूंगा। चलो मैं लिख लेता हूं। पहला आइटम है 7,000, फिर 24,000 पक्का, फिर 1,500, 600, फिर 38,000, 40,000, 60,000, 3,000, 300, 29,000, 11,500, 4,100। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? जितने यूनिट थे उनको लिख लिया। अब इस यूनिट का आप टोटल निकाल दीजिए फटाफट से। फटाफट से इस यूनिट का आप टोटल निकाल दीजिए। ये है, लो जी, लास्ट वाला था कितना? 4,100। सब वेरी गुड। तो इसका टोटल आ गया 2,19,000। तो पहला स्टेप क्या? जो यूनिट आपको दिए थे उनका आपको टोटल ले लेना है, उनका आपको टोटल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? देखो थोड़ा फालतू काम है, क्या करूं, लेकिन जैसा है वैसे ही पढ़ाऊंगा। फिर निकालनी है आपको परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। सबसे पहले आपने क्या किया? जितने आइटम दिए थे उनको लिख लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करा रहे हैं, एबीसी एनालिसिस करा रहे हैं, उसका क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले आइटम लिखे, उनका यूनिट लिखे, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही बोरिंग काम है। पहला अमाउंट कितना है? 7,000 डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है? 2,19,000 इंटू 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना आया? 3.1983, कुछ ऐसी आया होगा, 63। चलो अगला निकालो। 24,000 डिवाइड बाय 2,19,000। 24,000 को 2,19,000 से डिवाइड कीजिए। मतलब एकदम बोरिंग काम। 10.95। ठीक है जी। फिर उसके अगला आइटम 1,500 डिवाइड बाय, ठीक है, 0.66। मैं तो चीटिंग करके लिख दूंगा यहां से। यही आ रहा है, ये आ रहा है आपका, आप भी लिख सकते हो चीटिंग करके। आपने हर एक आइटम को क्या करना है? सिंगल आइटम डिवाइड बाय टोटल आइटम। ठीक है बेटा, ये देखो हर एक आइटम को निकाल लीजिए फटाफट से। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि फालतू काम मैं क्यों करूंगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन है इसमें। हर एक परसेंटेज निकाल लीजिए, और जिससे नहीं निकल रही वो सामने से चीटिंग भी कर सकता है। डिवाइड करना है बस, हर एक आइटम डिवाइड बाय टोटल।
मुकुंद भाई निकाल लो परसेंटेज, निकाल ली, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक आइटम को ये टैली कर लो, आपका ये आ गया हो तब आगे बढ़ेंगे। करना कैसे? ओके, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ये इस यूनिट का टोटल कर लेना है जितनी यूनिट है, और सिंगल यूनिट डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, 24,000 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ऐसे करना है। ठीक है, और टोटल आया इसका 2,19,000, क्या है ना, टोटल 2,19,000। तो क्या करोगे, 7,000 जैसे मान लो पहला आइटम निकालोगे, तो 7,000 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100। हाँ, परसेंटेज शेयर निकालना बस, क्वांटिटी का कितने परसेंट शेयर है जो भी आपने परचेज किया है 12 आइटम। ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद यूनिट का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिट का कॉस्ट। ये देखिए, ये यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो तीसरे कॉलम लिखेंगे यूनिट कॉस्ट। क्या लिखेंगे तीसरे कॉलम में? यूनिट कॉस्ट, जो क्वेश्चन में गिवन है ये लिखिए, ये कॉस्ट डाल लीजिए, यूनिट कॉस्ट। ये जितनी यूनिट कॉस्ट है वो आप लिख लीजिए, ये यूनिट कॉस्ट जो भी रेट है उसका। थर्ड लास्ट वाली क्या बेटा है, ये। अब आप क्या करेंगे, अगले कॉलम में निकालेंगे टोटल कॉस्ट, यूनिट से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये आपका यूनिट है बेटा, ये आपका रेट है, और ये आपका यूनिट है, इनसे मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है ना, कैलकुलेशन है बस। यूनिट से भाई 7,000 यूनिट है, और रेट कितना उसका 5 से, करो कितना है, मतलब आपको अमाउंट निकालना है, तो यूनिट को रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा आपका। आप समझ गया मैं क्या कर रहा है, बड़ा बोरिंग काम है ये, बट क्या करें, है तो है। अच्छा, टिप की लिखोगे? ये लो जी, यूनिट से रेट को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालनी है, कर ली टोटल कॉस्ट, फिर इसको फिर परसेंटेज में करो, इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो। पहली वाली कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, दूसरी वाली कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, तीसरी वाली कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, मतलब इसको भी परसेंटेज में शेयर में कन्वर्ट कर दो। मतलब 35,000 डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज, कितनी टोटल वैल्यूज है इसकी, ये। अच्छा, यहां से लिखना टिप के, कह रहा घर पे कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, यहां टिप के ही लिख लेता हूं बस। तो तरीका आ गया ना करना है, कुछ भी नहीं तरीके में, तो केवल आपको मल्टीप्लाई करनी थी और परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। लिख सकते हो टिप के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो जी,
करो करो, शाबाश। हाँ जी, कर लिया बस टोटल टिप की कर दिया, गुस्से करा है। चलिए कोई बात नहीं, करना कुछ नहीं था इसमें, बहुत आराम से काम है, लेकिन लेंदी बहुत है वो ना, कैल्कुलेशन बहुत ज्यादा है। कर लिया सबने काम। अब आपको देनी है रैंकिंग। रैंकिंग मतलब जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है वो रैंक 1 है। टोटल कॉस्ट में देखो रैंक, अगर आप ध्यान से देखो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अमाउंट किसका आ रहा है, तो उसको रैंक 1 दे दिया ये। तो 11 नंबर के आगे आपका कॉलम बनाओगे रैंक का, ये रैंक के कॉलम बनाया। जो सबसे बड़ी वैल्यू उसे रैंक 1 दे दो, उससे छोटी वैल्यू को रैंक 2 दे दो, उससे छोटी वैल्यू को रैंक 3 दे दो, ऐसे सबको रैंकिंग करो टोटल कॉस्ट के हिसाब से। अरे पता लगा रहा ना सबसे वैल्यू वाला कौन सा है आइटम है, सबसे वैल्यू वाला कौन सा आइटम है। तो जैसे कि रैंक 1 हो गया आपका 11 आइटम, और रैंक 2 हो गया आपका सेकंड नंबर का आइटम जिसकी कॉस्ट 72,000 आ रही है, और रैंक 3 हो गया आपका 5 नंबर का आइटम, और फिर रैंक 1 हो गया चौथे नंबर का आइटम। कर दिया, रैंक टिप दिया। दिवांशु कह रहा खुद कर, चलिए कोई बात नहीं, खुद कर लीजिए, खुद ही करना है एग्जाम में भी। यूनिट की परसेंटेज निकाली, फिर हमने यूनिट रेट के टोटल कॉस्ट निकाली, टोटल कॉस्ट को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर टोटल कॉस्ट के हिसाब से जो सबसे बड़ा रैंक 1 दे दिया, उससे छोटे को रैंक 2 दे दिया, उससे छोटे को रैंक 3 दे दिया, उससे छोटे को रैंक 4 दे दिया, ऐसे रैंक देते चले गए, हमारी वैल्यू फिनिश हो गई। क्या आप सबने रैंकिंग दे दी बेटा? अब रैंकिंग हो गया पहला स्टेप कि आपको पता चल गया कि भाई साहब ये रैंक 1 पे आएगा, रैंक 2 में। अब आपने इनको ना एबीसी कैटेगरी में बांटना है। अब एबीसी कैटेगरी बांटने के लिए या तो आईसीआई आपको ऑलरेडी मेंशन करेगा कि भाई कितने अमाउंट वाले ए कैटेगरी में रखने और कितने अमाउंट वाले बी कैटेगरी में रखने और कितने अमाउंट वाले सी कैटेगरी में रखने। अब यहां क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं है। अब मेंशन नहीं है तो आपकी क्या पॉलिसी कहती है कि आप कितने अमाउंट वाले को ए कैटेगरी में रखोगे और कितने अमाउंट वाले को बी कैटेगरी में रखोगे और कितने अमाउंट वालों को सी कैटेगरी में रखोगे। तो इसके लिए बेटा आपकी मर्जी चलेगी, यहां पे आईसी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। आप चाहो तो 60,000 तक को ए कैटेगरी में रख लो, फिर 60 से लेके 40 से 60 वालों को बी कैटेगरी में रख लो, उससे नीचे वालों को सी कैटेगरी में रख लो, लेकिन यहां पे मेंशन नहीं है, यहां पे मेंशन है नहीं। अगर चलो तो आप क्या रखना चाहते हो, आपकी क्या मर्जी है। मेरी मर्जी है कि सबसे बड़ा अमाउंट कितना है, 81,000 है ना, तो मैं मान के चलता हूं कि जो ए कैटेगरी है उसमें मानता हूं मैं 50,000 और उससे ऊपर वाले। कितने मानते हैं? जो 50,000 आइटम की वैल्यू वो और उससे ऊपर वाले ए कैटेगरी मान लेता हूं मैं। तो ये आपने आपको लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वरना 99.9% आईसीआई कहती है कि इतने अमाउंट वाले को ए कैटेगरी में रखिए, इतने अमाउंट वालों को बी कैटेगरी में रखिए और इतने अमाउंट वालों को सी। अगर आपको मेंशन नहीं है तो आपको खुद लिखना पड़ेगा नीचे। तो इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहां पे लिखना पड़ेगा इस चार्ट के नीचे बेसिस ऑफ, लिखेंगे बेसिस ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल। सिलेक्टिव कंट्रोल मतलब एबीसी के हिसाब से, एबीसी के हिसाब से वी एज्यूम्ड मतलब मैं मान रहा हूं इसको, आप मुझसे अलग भी हो सकते हैं। वी एज्यूम
₹50,000 एंड अबव ए आइटम। मैंने माला जिसका अमाउंट 50,000 और उससे ज्यादा है उसको मैं क्या मान रहा हूं, ए कैटेगरी मान रहा हूं कि मेरे पास वो ए कैटेगरी में आएगा। और दूसरा मैं मानता हूं ₹13,000 टू 50,000 बी आइटम। मतलब जिनकी वैल्यू 13,000 से 50,000 के बीच में उसको मैं बी कैटेगरी में मानूंगा, और बिलो 13,000 कितना, सी आइटम। ये आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको 60,000 भी कर सकते हो, आप इसको अपने हिसाब से 30,000 भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आईसी आपके नंबर काटेगा, उसकी औकात ही नहीं है। लेकिन अगर वो लिख दे तब फिर आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो आप घबराइए मत, एक ऐसा क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जिसमें आईसीएल लिख के दे देगा आपको कि कैसे सर कह रहे हो आप। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई कि हमने ए कैटेगरी में किसको माना, 50,000 और उससे ऊपर वाले, मतलब 50,000 से ऊपर वाले। बी कैटेगरी में 13 से 50,000 और सी कैटेगरी में। अब आप क्या करोगे, अब बनाओगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 था, पहले क्या निकाला, टोटल कॉस्ट, फिर रैंकिंग दे दी। अब स्टेप नंबर 2। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या स्टेप नंबर 1 में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो हम आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, यहां लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, लिखेंगे ऑन दिस बेसिस। कौन सा बेसिस जो हमने सिलेक्ट किया, ऑन दिस बेसिस ए प्लान ऑफ ए बी सी सिलेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, अब यहां पे चार्ट बना लेंगे, मतलब लाइनें खींच लेंगे, लाइनें खींच लेंगे हम लोग। ठीक है, यहां लिखेंगे रैंक, क्या लिखेंगे, रैंक। यहां लिखेंगे आइटम, कौन से आइटम है, फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, फिर लिखेंगे कॉस्ट, कौन सी, रुपीस वाली, फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और फिर लिखेंगे कैटेगरी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, पहले रैंक, आइटम, परसेंटेज ऑफ यूनिट, कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, फिर कैटेगरी। मेरे ख्याल से मैं क्लास कंटेंट में डाल देता हूँ डेली, अब देखते ही नहीं होगे तो फिर क्या है ना, कंटेंट में क्लासेस कोई मिस ना हो जाए ना किसी ने। चिंता मत करो, मैं जितना ऑलरेडी जितना मतलब कॉस्ट का पूरा कोर्स अपलोड कर दूंगा, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ और भी कर दूंगा अपलोड, जिससे कि जिसको ज़्यादा जल्दी हो वो पहले ही कर ले। होता है कुछ लोग, अरे सर हम पहले से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ ले भाई, क्योंकि इससे पहले वाले बैच को तो पढ़ा रखा है, उसका कंटेंट मैं डाल दूँ। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाए बेटा। अब रैंकिंग कौन सी, आपने कितने आइटम माने थे, 50,000 से ऊपर वाले ए कैटेगरी में। आप अपनी टेबल में देखो कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो 50,000 से ऊपर है अमाउंट में, टोटल कॉस्ट में कौन कौन से आइटम नंबर है, 11, 2 और 5, यही ना, 11, 2 और 5, यही तो भाई सब। रैंक 1 किसको दिया हुआ है, तो 1 रैंक है, और रैंक आइटम नंबर कौन सा उसका, 11। ठीक, और कौन सा वाले आइटम 50,000 ऊपर है, 2 रैंक किसका है, 2 का, 3 रैंक 5 का। इन तीनों की वैल्यू 50,000 से ऊपर है ना बेटा,
बताइए कितनी कितनी वैल्यू है इनकी यहां पे? है बेटा 81 650 पक्का यही है। दूसरे की 72,000, तीसरे की 57,000। अब इनकी क्वांटिटी की परसेंटेज ही बताइए कितनी थी? क्वांटिटी की परसेंटेज 11 आइटम की परसेंटेज कितनी? क्वांटिटी की परसेंटेज 11 आइटम की 5 पॉइंट क्या थी पता नहीं कितनी थी? 5.25। उसके बाद आइटम नंबर 2 की कौन सी क्वांटिटी परसेंटेज थी? 10.95। और आइटम नंबर 3 की क्वांटिटी परसेंटेज कितनी थी? 17.35। यही थी बेटा। चलिए अब इनके अमाउंट की परसेंटेज कितनी थी? 22.9। और इसकी कितनी थी? 20.23। इसकी 16.02। ये सारे किसमें? ए कैटेगरी के अंदर है। अब इसके बाद बी कैटेगरी में कौन से आएंगे भाई साहब? जो 50,000 तक है। कहां से लेके? 13,000 से लेके 50,000 तक। बताइए कौन कौन से आइटम है जिनकी रैंकिंग होगी मेरे ख्याल से 4 5 6 5 6 जरा रैंकिंग बताइए कौन कौन से आइटम है जो 13 से 50 के बीच में है बेटा? 8 रैंकिंग तक है। चलिए तो चौथे रैंकिंग वाला कितनी वैल्यू थी? है 35,000 अमाउंट में। चलो अमाउंट में 35,000 आइटम नंबर 1। चलिए दूसरी वैल्यू कितनी थी 5वें रैंकिंग वाले की? 25,400। ठीक है। इसका आइटम नंबर कौन सा था? 12। फिर इसके बाद 20,000। इसकी रैंकिंग 6। उसके बाद 15,000। इसकी रैंकिंग आइटम नंबर कौन सा था ये? 2 3। फिर उसके बाद वैल्यू कितनी थी? 30,200 आइटम नंबर 4। चलिए जी अब भाई साहब इनकी वही क्या क्या क्वांटिटी की परसेंटेज अमाउंट की परसेंटेज लिख दीजिए। ये आएंगे किसमें? बी कैटेगरी में आएंगे। और जितने बचे बाकी सब सी कैटेगरी में डाल दीजिए। ये 9 10 11 जो भी बचा 9 नंबर का आइटम बचा 10 का बच्चा 11 नंबर और 12 नंबर ये रैंकिंग बची ना इनकी वैल्यू और बाकी सब सी कैटेगरी में आ जाएंगे। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन लेकिन टफ नहीं है। 12 आइटम का तो नहीं आता 6 का आ जाता है। अभी कराऊंगा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन तब जब पीवाई क्यू कराऊंगा ना तब आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं।
कर लिया। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन क्या था, बोरिंग टाइप का था, लेंदी था, बस मल्टीप्लाई 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 था। देखें इनके क्या क्या है, यही तो था भाई। इन्होंने 15,000 वाली कैटेगरी बनाई है, हमने 13,000 बनाई है, कोई बात नहीं। हो गया जी। तो क्वेश्चन नॉट डिफिकल्ट, बस थोड़ा लेंथी है और टाइम पास वाले काम करने हैं इसमें। हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों हो गया डन। चलो अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसी से रिलेटेड है, एबीसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन 9। ठीक है जी, करा जाए। क्या कह रहा है, देखो 9 इलस्ट्रेशन है। ए फैक्ट्री यूजेस 4,000 वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री। एक फैक्ट्री में 4,000 तरीके की इन्वेंट्री है। वाह अरे बाबा, कैसी कंपनी है भाई साहब, 4,000 तरह का मटेरियल रखती है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन कंपाइल्ड। इन्वेंट्री के यूज होने के पर्पज से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली। क्या मिली भाई साहब, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री। कह रहा 3,875 इन्वेंट्री, कितने परसेंट है वो, 96.87% है। और वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री होल्डिंग एवरेज 20% है। उनकी वैल्यू कितनी है, 20। क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा, अमाउंट में बहुत कम। परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूज एंड ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को बनाने में केवल कितनी होती है, 5% ही उनकी औकात है। उस प्रोडक्ट को बनाने में उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, केवल 5% है। 110 आइटम जो हैं इनकी परसेंटेज कितनी है, 2.750। 30% इनकी वैल्यू है, और ये 10% प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए जाते हैं। यहां पे 15 आइटम अवेलेबल है और इनकी परसेंटेज इतनी है, और 50%, ठीक है। टोटल में आगे कितना हो गया, ये टोटल है। कभी आप सोचो ये टोटल है, कभी आप सोचो 4,000 भी है, नहीं टोटल है। तो ये इसका ना देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट आइटम ये हो गया, ये ए कैटेगरी वाला हो गया ये, और ये क्या हो गया, सी कैटेगरी वाला हो गया ना भाई साहब, क्योंकि इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा। क्लासीफाई द आइटम इन्वेंट्री एज पर एबीसी विद द, यहां पे एबीसी बना रखा है, केवल आपको रीजन देने, कहते हैं रीजन आपको लिखने हैं। तो पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है, देखो रीजन क्या दिया इन्होंने,
इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन्वेंट्री एज पर एबीसी। हमारे हिसाब से ए कौन सा आइटम ए था? ये था ना हमारे हिसाब से ए। तो इन्होंने भी इसी को ए में डाला। इन्होंने क्या लिखा है? 15 नंबर ऑफ वैरायटीज इन्वेंट्री आइटम शुड बी क्लासिफाइड एज ए कैटेगरी। इसको ए कैटेगरी में आपको डालना है आइटम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्या कारण है? कारण नंबर 1 कि सबसे कम इसकी क्वांटिटी है और वैल्यू में सबसे ज्यादा। हमने यही तो बताया था, जो क्वांटिटी में सबसे कम और वैल्यू में सबसे ज्यादा, वो ही हमारा ए कैटेगरी में आता है। तो ये तो लिखा है कॉन्सिस्ट ऑफ इतने परसेंट टोटल नंबर ऑफ वैरायटीज इन्वेंट्री हैंडल्ड बाय द स्टोर ऑफ द फैक्ट्री विच इज मिनिमम। क्वांटिटी में क्या है? मिनिमम है एज पर गिवन क्लासिफिकेशन, ये तो मिनिमम है। और वैल्यू में कितना है? वैल्यू में टोटल का कितने परसेंट है? ये 50% है। इसलिए इसको हमने क्या किया? एवरेज। और कंजम्पशन में कितना है? देखो कंजम्पशन में कितना है? ये कंजम्पशन में कितने परसेंट है? 85% कंजम्पशन में है, कि सबसे ज्यादा यूज इसका होता है उसके अंदर। तो ये 3 रीजन लिखने हैं। पहले रीजन क्वांटिटी में सबसे कम, वैल्यू में सबसे ज्यादा, और कंजम्पशन में भी सबसे ज्यादा। इसलिए इसको हमने ए कैटेगरी में डाला। ये लिखा हुआ ना, हाईएस्ट कंजम्पशन इज अबाउट 80% ऑफ। इधर बी कैटेगरी में कौन सा है? जो ए से कम है। कौन से आइटम? इनकी क्वांटिटी बी से थोड़ी ज्यादा है, अमाउंट में थोड़ा कम है, यूजेस में उससे कम है। और सी कैटेगरी में डाले हैं 3875 आइटम, जिनकी वैल्यू तो क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा, जैसे फाउंडेशन के बच्चे बहुत ज्यादा, लेकिन वैल्यू कम। फाइनल के बच्चों की वैल्यू सबसे ज्यादा, क्वांटिटी में बहुत कम। ऑन एन एवरेज अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया होता है फाउंडेशन में, तो फाइनल में जाते आते एक बार में जो बच्चे पास करते हैं वो 5 से 6 बच्चे पास करते हैं। 94% बच्चे जो है वन टाइम में पेपर क्लियर नहीं कर पाते सीए का। अब वो 94% बच्चे कौन से होते हैं? जो 12 इंटेलिजेंट नहीं, जो बच्चे रेगुलर मेहनत नहीं करते। यहां पे इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए बस। यहां कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिकल लोचा नहीं है पढ़ने में, बस लोचा है कि रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हम लोग। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसको रेगुलर स्टडी की तरफ फोकस नहीं कर पाता, इसलिए। और इंटर फाउंडेशन से आसान है, केवल लेंदी बहुत है, लेंदी है। कॉन्सेप्ट इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा और लेंदी है, सिलेबस लेंदी है, टफ नहीं है इंटर। मैं बता दूं आपको, आप पढ़ोगे आपको टफ नहीं लगेगा, लेकिन लेंदी लगेगा, क्योंकि जब आप इसको रिवाइज करते हो तो कहता है अबे इतना सारा कर लिया था मैंने। जैसे आप लोग अभी बैकअप देखो, कितनी क्लास है, चैप्टर 1 ही खत्म नहीं हुआ अभी तक, तो नहीं सोचते कि मन में भी जा रहा है चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी तक, तो खत्म कब होगा ये? ऐसी फीलिंग नहीं आती आप लोगों को? तो बस ये लेंदी है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने बी कैटेगरी में डाल दिया इसको। ये लिखा हुआ है कि बी कैटेगरी में 110 वाला आइटम है। क्यों लिखा हुआ है मैंने बता दिया, कि वो क्वांटिटी में बी से ए से ज्यादा, वैल्यू में ए से कम, और यूजेस में ए से कम। ठीक है, ये हमारा है। तो बात थर्ड में लिख दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आपको मैं कराता हूं सर, आपके मन में ये भी विचार चलता है कि सर 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 कि पेपर में कैसा आएगा एबीसी। तो अभी हम पीवाईक्यू कराएंगे 5 सालों के, तो उसमें पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता है एबीसी एनालिसिस का। अब आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, प्रैक्टिकली आखिरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद सारे प्रैक्टिकल खत्म और आधा पौन घंटा एक थ्योरी, बस खत्म। मतलब ये प्रैक्टिकल, मतलब अगली क्लास इसकी भी फाइनल क्लास हो सकती है पीवाईक्यू के साथ। ठीक, चलिए जी। तो अब हम बात करते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट। स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक आउट, इन्वेंट्री स्टॉक आउट, इन्वेंट्री स्टॉक आउट, ये कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री स्टॉक आउट। ठीक है जी। अब ये इन्वेंट्री स्टॉक आउट क्या होता है? स्टॉक
आउट का मतलब है आपके पास मटेरियल खत्म हो जाना। यही तो होता है कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया। स्टॉक आउट का मतलब है कि आपके पास उतना स्टॉक नहीं है गोडाउन में जिससे कि प्रोडक्शन किया सके, जिससे कि प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब ये स्टॉक आउट के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, सप्लायर ने आपको टाइम पे माल नहीं पहुंचाया। ऐसा हो सकता है ना कि सप्लायर ने आपको टाइम पे माल नहीं पहुंचाया तो सब आपका स्टॉक आउट हो गया। दूसरा कारण है, जितनी आपने एक्सपेक्टेड डिमांड सोची थी, प्रोडक्शन की डिमांड उससे ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, स्टॉक आउट हो गया। ऐसा नहीं होता, हम लोग कई बार टेस्ट रखते हैं तो बच्चे नहीं आ रहे होते, अचानक से सारे आ जाते हैं, प्रिंट आउट रह जाता है, स्टॉक आउट बढ़ जाता है, हो जाता है। कई बार आप लोग किसी को पार्टी दो, आप कम ऑर्डर कर दो और वो लोग ज्यादा आ जाते हैं। तो स्टॉक आउट का मतलब है कि आपका मटेरियल गोडाउन में सफिशिएंट नहीं है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब स्टॉक आउट से बचने के लिए ना हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। क्या रखते हैं? सेफ्टी स्टॉक। क्या रखते हैं? सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। अब हमें यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक आउट होने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पता क्या नुकसान होता है? पहले बताओ, अगर मटेरियल खत्म, आपके पास शॉर्ट पड़ गया तो क्या क्या नुकसान होगा, कंसिक्वेंसेस क्या उसके? सबसे पहला काम कि सर गुडविल का लॉस होगा। सप्लायर के माल नहीं दिया तो आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ, आपने टाइम पे कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं, तो गुडविल का लॉस हो गया। ये तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। दूसरा, जो वर्कर है, अब माल नहीं है तो वर्कर फैक्ट्री में आगे क्या करेंगे? ताश खेलेंगे, नहला पकड़ धेला पकड़ खेलेंगे, तीन पत्ती खेलेंगे, नहीं खेलेंगे भाई। स्टॉक नहीं तो क्या करेगा? खाली बैठेगा। बस जब आपकी क्लास नहीं हो, अचानक कोई टीचर ना है तो आप क्या करते हो? पढ़ते तो हो नहीं, कुछ ना कुछ गप्पे ही मारते हो। बीच में ब्रेक मिल जाए तो क्या करते हो? गप्पे ही मारते हो। कुछ तू सुना, कुछ मैं सुनाता हूं। वर्कर भी दो चार बीड़ी सुट्टा मारेंगे और ताश खेलेंगे, यही काम करेंगे। ये कंपनी का लॉस, इससे कंपनी को सैलरी देनी पड़ेगी, काम नहीं होगा। तो ये सारे क्या होते हैं? स्टॉक आउट होता है। तो स्टॉक आउट का मतलब समझ में आ गया? सप्लायर जब आपको सफिशिएंट माल नहीं दे पाता या किसी भी कारण से आपके पास माल की शॉर्टेज हो जाती है। चलो ये तो हुआ। दूसरी बात, अगर माल शॉर्टेज हो जाए तो उसका फाइनेंशियल लॉस होता है, और ज्यादा मटेरियल मंगा लो तो उसकी देखभाल का खर्चा बढ़ जाता है। बढ़ जाते हैं ना, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप कंपनी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं कितने अपने पास स्टॉक रखूं, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, कौन सा लेवल मेरे लिए सबसे बढ़िया होगा जिससे कि मेरे स्टॉक आउट से कम कॉस्ट लगे। अगर स्टॉक आउट होता भी हो तो मुझे सबसे कम लॉस हो। तो ये कॉन्सेप्ट नया ऐड किया गया है, पिछले अटेम्प्ट में नहीं था। मतलब जब से नया सिलेबस आया, ये आया है, उससे पहले हटा दिया गया था, उससे पहले था हटा दिया फिर आ गया। मतलब मैं आईसीआई से एक बात कह जाता हूं, आईसीआई पागल है क्या? जब 2017 में आया तो ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, यही क्वेश्चन डिट्टो आप देखना 2017 से पहले भी उठा गया, फिर 2017 में इस क्वेश्चन को हटा दिया, फिर 2022 24 में फिर लॉन्च कर दिया इसको। तो मेरी समझ में नहीं आता आईसीआई आपसे खेलती है क्या? हटाओ जोड़ो, हटाओ जोड़ो। टीचर बोलता है एक लेक्चर में ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अगले लेक्चर में होता है सिलेबस में है। कोई पुराना लेक्चर देख रहा होगा, अरे सर अरे अब तो है, मतलब हम उस अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं जिस टाइम आईसीआई एडलेस करती है। तो ये टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इससे पुराने सिलेबस में था और उसमें हटा दिया, फिर दोबारा ऐड कर दिया क्वेश्चन। मजा लेने दो भाई, आईसीआई को क्या करें, हमें तो डिग्री चाहिए। चलिए, तो ये थोड़ा लिखिए मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट क्या है, सारे बच्चे लिखेंगे यहां से। स्टॉक आउट इज सेड टू बी ऑकर्ड when an inventory item could not be supplied due to insufficient stock in store, कि स्टोर में आपके पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, उसे कहते हैं स्टॉक आउट। क्या कहते हैं उसको? स्टॉक आउट। लिखो फटाफट से। यहां तक लिखना है बस, ये पूरा। इसके कारण क्या क्या होता है? गुडविल का लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है स्टॉक आउट होने की वजह से।
सॉरी मैं तो भाग गया ऊपर। देखिए जिस दिन आपका मैं कोर्स चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद एक दिन दूंगा आपको डाउट लेने का टाइम दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा जालिम नहीं हूं कि आपका आज खत्म हुआ पहले मैं आपको डाउट का पूरा मौका दूंगा तब मैं टेस्ट लूंगा, क्योंकि ये बच्चा ये ना कहे सर हमें मौका दिया ही नहीं आपने डाउट पूछने का, वही क्वेश्चन नहीं आता वही टेस्ट में दे दिया आपने। क्योंकि बच्चे का पहला क्वेश्चन यही होता है, सर मेरा डाउट तो यही था, यही आपने टेस्ट में दे दिया। मैं कल यही पूछने वाला था आपसे, आपने टेस्ट में दे दिया आज ये। देख लिया स्टॉक आउट बेटा क्या होता है? देखो बफर स्टॉक इसलिए बनाया जाता है लेकिन तब भी स्टॉक आउट हो जाता है। पॉकेट में छुपा के रखे हुए पैसे भी चोरी, मतलब खर्च हो गए, चोरी क्या होंगे, तो तब भी तो स्टॉक आउट हो सकता है ना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन कोई भी स्टॉक आउट के बारे में सही एक्चुअल एस्टिमेट नहीं कर पाता, ये प्रोबेबिलिटी बेस होता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी की बात भी आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा धुरंधर नहीं है जो मार्केट का सर्वे कर सकेगी मार्केट में क्या होने वाला है। बस आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन अनुमान फेल भी तो हो जाते हैं कई बार, जरूरी नहीं है ना। जैसे लोगों ने सोचा था कि चलो भाई लॉ तो पास कर ही लेंगे, मैथ है, पता चला लॉ ने उड़का दिया सबको, ना, अनएक्सपेक्टेड। और इंटर में तो कोई किसी से कम नहीं है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे का बाप है, किसी को हल्के में ले सकते हैं इसके अंदर। चलिए स्टॉक आउट आखिरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, एक ये और एक चैप्टर और है, बस दो चैप्टर सबसे बड़े हैं, बाकी कोई भी चैप्टर इससे बड़ा नहीं है कॉस्टिंग में। जो भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, अब पेपर में आएगा। अगर आपने पढ़ रखा हो तो बताइए, वो नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा पढ़ा देंगे, या आपकी कोई इच्छा हो कि सर मेरी इच्छा है कि ये चैप्टर में पढ़ना पड़ जाते, वो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई चैप्टर ना तो पढ़ के आना है ना कुछ करना, जब आप बोलोगे तब वो चैप्टर शुरू हो जाएगा। 15 साल से कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, 15 ईयर, सबसे ज्यादा मैथ्स से ज्यादा इसको पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स तो मैंने अभी शुरू की थी, सबसे ज्यादा टाइम से कॉस्टिंग, जब से मैंने पढ़ाना शुरू लाइफ में यही पढ़ाया है, कॉस्टिंग और एफएम। मैथ्स तो मैंने अभी पढ़ाना शुरू की थी कुछ टाइम पहले। चलिए हो गया बेटा। अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नया आया है, तो भाई साहब जब भी नया कोई चीज ऐड होती है ना तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं पेपर में आने के। बट मैं बताऊं आज तक आया नहीं पेपर में क्वेश्चन, ये पता नहीं आईसीआई को क्यों, उससे प्यार ही नहीं है। चलिए, एमएस टायर एंड ट्यूब्स ट्रेड इन 4 व्हीलर्स। टायर ट्यूब्स 4 व्हीलर में ट्रेड करते हैं। टायर्स एंड ट्यूब इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल्स। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक रहता है ऑलमोस्ट हर तरह के व्हीकल्स के लिए, उसके टायर्स अवेलेबल है। इन ईयर 2023 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर revealed that MS Troy Tubes experience stock out of the tires। रिपोर्ट की सेल्स मैनेजर ने कहा भाई साहब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं कि इस साल स्टॉक आउट हो सकता है। बेशक आप पे सफिशिएंट स्टॉक है लेकिन स्टॉक आउट हो सकता है। उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसने बोला अच्छा कितना हो सकता है? उसने बोला देखो भाई साहब 100 का 100 स्टॉक खत्म हो सकता है आपके पास, जितना आपने मैक्सिमम 100 रखा हुआ है वो भी खत्म हो सकता है, ठीक है। उसके चांसेस कितने परसेंट है कि भाई अगर मान लो डिमांड कितनी है 100 है और आपने कितना स्टॉक रखा हुआ है 100, तो आपको तो स्टॉक आउट होगा क्या?
नहीं भाई साहब, 100 की डिमांड है और 100 ही स्टॉक है तो स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन 100 से ज्यादा की डिमांड भी हो सकती है कितनी बार, मतलब 100 तक की डिमांड हो सकती है कितनी बार, मतलब 100 के 100 टायर की डिमांड हो सकती है कितनी बार, 2 बार। 80 टायर की डिमांड हो सकती है 5 बार। 50 की डिमांड हो सकती है 10 बार। 20 की डिमांड और 10 की डिमांड 30 बार। ये प्रोबेबिलिटी है। और एक बार भी स्टॉक आउट ना हो इसके चांस कितने परसेंट है, 33%। ये बताइए टोटल कितना हुआ, 100 होगा। ठीक है भाई साहब, कितने की डिमांड मैक्सिमम है, 100 की है। अब आप कह रहा है कि अगर, अब आगे क्या कह रहा है वो, सोच समझ के आराम से आंसर देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझने पे। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर गलती से आपका स्टॉक आउट होता है तो आपको कितने का लॉस होता है, 150 यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। मतलब 1 यूनिट अगर कम पड़ेगा तो कितने नुकसान होगा आपको, 150 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर आप स्टॉक फालतू मंगा के रखते हो तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा, 50 रुपए पर यूनिट का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट उसको रखने का। अगर आपने ज्यादा स्टॉक मंगा के रखा हुआ है तो गोडाउन में रखोगे ना, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 50 रुपए पर यूनिट। डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। आपको पता लगाना है कि आपको अपने पास कितना स्टॉक रखना चाहिए, कितना स्टॉक रखना, या 100 रखें अपने पास, 80 रखें अपने पास, 50 रखें अपने पास, 20 रखें अपने पास, 10 रखें, 0 मत रखना। 0 स्टॉक हो गया अपने पास। तो कितने केस बन गए, या तो अपने पास 100 स्टॉक रखें, या अपने पास 80 रखें, या अपने पास 50 रखें, या अपने पास 200, या अपने पास 10। मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है, 100 की। मैक्सिमम डिमांड 100 यूनिट की हो सकती है। ठीक है भाई, ठीक है, कितनी हो सकती है, 100 यूनिट की हो सकती है। राइट, आगे बढ़ जाए। अब आपको बताना है कि इनमें से, इन 5 सिचुएशन में से कितना स्टॉक अपने पास सेफ्टी के रूप में रखें। भाई वो स्टॉक रखेंगे जिसमें कॉस्ट सबसे कम आएगी। भाई सिंपल सी बात है, मेरे कॉस्ट सबसे कम आनी चाहिए। अब यहां पे 5 केस निकालने पड़ेंगे और 5 केस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 7 है ये, हाँ 7 है। चलिए तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड क्या था, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको स्टॉक आउट की वैल्यू निकालनी है और किसकी निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाला जाए भाई साहब। अब कॉलम कितने बनेंगे, प्लीज आप ही मत बनाना, मुझे बनाने दो, वरना आप कम ज्यादा बनाओ फिर कॉपी को छोटा बड़ा करते हो आप लोग, कॉलम को छोटा बड़ा करते हो। सबसे पहले जो कॉलम बनाना है वो लिखना है सेफ्टी स्टॉक। क्या लिखना है बेटा, सेफ्टी स्टॉक, कि आप अपने पास कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहते हैं। पहला कॉलम सेफ्टी स्टॉक का, ठीक है जी, कि मैं इतना स्टॉक अपने पास रखना चाहता हूं। फिर लिखेंगे, फिर आएगा स्टॉक आउट यूनिट। अगर इतना अपने पास रखते हो तो कितना स्टॉक आउट हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 100 की है, 100 से ज्यादा की डिमांड है नहीं। उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद लिखेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। क्या लिखोगे, स्टॉक आउट कॉस्ट, क्या लिखोगे, ठीक है। फिर लिखोगे
प्रोबेबिलिटी, फिर इस एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, फिर लिखोगे कैरिंग कॉस्ट, क्या लिखोगे? कैरिंग कॉस्ट, और फिर लिखोगे टोटल, क्या लिखोगे? टोटल। इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी, और यहां पे निकालेंगे ए। चलो इतने कॉलम बना लो फटाफट से। पहले में स्टॉक आउट यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, 1 2 3 3 6 और 1 7 कॉलम, 3 और 6 और 1 7 कॉलम। लिख लिया दोस्त? एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट लिख लिया? पक्का ना? ठीक है। ये स्टॉक आउट यूनिट, स्टॉक आउट यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल। चलिए सबने लिख लिया? बताया। अब बहुत आराम से समझना है, बहुत ही आराम से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है। भाई मैक्सिमम डिमांड कितनी है आपकी? 100। अब मान लो मैं 100 का 100 अपने पास स्टॉक रख लेता हूं। ये बताओ अगर आप 100 की डिमांड है और 100 ही स्टॉक अपने पास रखते हो तो क्या आपका स्टॉक आउट होगा? सर होगा ही नहीं। कितना होगा? होगा ही नहीं ना। जब स्टॉक आउट नहीं हुआ तो उसकी कॉस्ट भी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। भाई जितने की डिमांड है उतना स्टॉक मेरे पास, तो किस बात की स्टॉक आउट? लेकिन कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। कितने यूनिट रखे अपने पास मैंने? 100, और 1 यूनिट पर कितना खर्चा आ रहा है उसका? कैरिंग कॉस्ट का देखो, ये लिखा है ना 50 रुपए। तो अगर मैंने 100 के 100 यूनिट अपने गोडाउन में रखे तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ना। तो 100 × 50 कितनी हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट? 5000। तो टोटल कितना हो गया ये बताइए। पहले कॉलम में कोई दिक्कत कि अगर मेरे पास 100 का 100 डिमांड थी और 100 ही मैंने स्टॉक रख लिया तो भाई साहब किस बात की डिमांड? कोई दिक्कत? बहुत आराम से करिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। अब कितनी डिमांड रख सकता हूं अपने पास? सर अगर मैं अपने पास कितना रखता हूं? सेफ्टी स्टॉक कितना रखता हूं? 80 का। चलो भाई हमारे पास 80 का स्टॉक है। अब 80 से ऊपर कितने अमाउंट है? 100 है ना। तो 100 की डिमांड हो सकती है ना। अगर मैंने अपने पास 80 का स्टॉक रखा और डिमांड गलती से कितनी होगी? 100 की, तो कितने का स्टॉक आउट हो जाएगा? 20 यूनिट का। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अब ऐसा कितनी बार हो सकता है कि 100 डिमांड हो जाए? 2 बार। ऐसा ना कि 2 बार ऐसा हो सकता है कि आपका 100 का 100 स्टॉक खत्म हो जाए। 2 मतलब इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा? 2 / 100 कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी? 0.02। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? केवल 0. स्टॉक आउट कॉस्ट, पहले स्टॉक आउट कॉस्ट निकालो, ये प्रोबेबिलिटी लिख दो 0.02।
स्टॉक आउट, अगर स्टॉक खत्म हो जाता है तो कितना खर्चा आता है? 150 रुपए एक यूनिट का। कितने यूनिट खत्म हो रहे हैं आपके पास? 20। तो 20 इंटू 150 कितना हुआ बेटा? 3000। अब आप ना इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, कितना चांस, कितना है ये? हैं? 60 तो आएगा, 60 आएगा, 60 तो आएगा मल्टीप्लाई करके इन दोनों की। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कितने यूनिट रखूं अपने पास? 20। अब भाई 20 ना, नहीं, कितने रखूं अपने पास? 80। कैरिंग कॉस्ट कितनी है उसकी? 50। तो 80 इंटू 50 कितना होगा? 4,400। 4000 टोटल करो कितना हुआ? 4060 रुपए का। तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 4060 आ रही है, अगर मैं 80 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो। चलो भैया आगे डिमांड पूरी करूं, कितनी रखता हूं? देखो डिमांड कितनी है, 50 की। अगर मेरे पास 50 का सेफ्टी स्टॉक है तो भाई डिमांड क्या हो सकती है? 80 भी हो सकती है और 100 भी। अगर डिमांड 80 होगी या 100 होगी, तो 100 होगी तो कितना कम पड़ेगा? और 80 हुई तो 30 कम पड़ेगा। दो केस कम पड़ेगा। अगर गलती से डिमांड 100 हुई तो 50 कम पड़ेंगे, गलती डिमांड 80 हुई तो 30। 50 100 डिमांड होगी, कितने परसेंट चांस है इसके? 2%। और 80% डिमांड होगी, इसके चांस कितने परसेंट है? 5% है ना। 80 डिमांड के तो 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 0.05। अब 50 स्टॉक कम पड़ गया, अब मुझे मंगाना पड़ा। 150 रुपए का एक है तो 50 इंटू 150 कितना हुआ? हुआ ना भाई 50 के। अगर मुझे 30 मंगाना पड़ा तो 4,500 होगा ना। अब मल्टीप्लाई करो, यहां पे कितना है? कितना बेटा? ये 15 आ रहा है? नहीं, ये 150 आएगा और ये 225 आएगा। और सेफ्टी स्टॉक 50 रखा है तो 50 इंटू 50 कितना हो गया? 2500। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ ये? जोड़ के यहां पे लिखो कितना है? 2875। ठीक है भाई। अब अपने पास कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहूं मैं? कितनी डिमांड थी? 20। चलो भाई 20 रखना चाहता हूं अपने पास। अगर आप 20 रखना चाहते हो तो क्या होगा? अब आपके गोडाउन में 20 है तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है? 20 है तो 100 हो सकता है, तो कितना कम पड़ेगा? 80 कम पड़ेगा। किया तो है ये ना, 375 हो गया ना दोनों जोड़ के। ये ना मल्टीप्लाई किया है। कैरिंग कॉस्ट तो केवल 50 की होगी, जो इतना मंगाया ये तो शॉर्टेज पड़ी है। कैरिंग कॉस्ट तो वो होती है जो आपके गोडाउन में होता है। अब आपके पास 20 का सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है तो डिमांड कितनी हो सकती है मुकुंद भाई? 100 हो सकती है। तो कितना कम पड़ सकता है? 80। अगर डिमांड 80 होगी तो कितना कम पड़ सकता है? 60। और डिमांड अगर 50 हो तो कितना कम पड़ सकता है? 30। 3 सिचुएशन बन गई। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 100 होगी तो 0.02, 80 होगी तो 0.05, और अगर डिमांड 50 होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? डिमांड 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? देखो डिमांड 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%। तो 10% चांस है इसके। अब 80 कम पड़ा तो 80 की कॉस्ट कितनी आएगी? 80 इंटू 150 कितनी आएगी? 12,000।
अगर 60 कम पड़ा तो 60 इंटू 150, 9,000। 30 कम पड़ा तो 4.5, मल्टीप्लाई करो 240, मल्टीप्लाई करो 750, मल्टीप्लाई करो 450, तीनों को जोड़ा 1140, और ये 20 रखा था, 20 इंटू 50 1000, तो ये आ गया 2240। 2240, 11 140, 22 140, 22 140, 22 140, ये आ रहा है मेरा टोटल। अब मैं अपने पास कितना सेफ्टी स्टॉक रख सकता हूं भाई? चौथा केस बताओ। 1000 है ना ये, 21 और 21 आएगा, तो इसको साफ 21 आएगा, 21 40, ठीक है। अब मैं अपने पास कितना रखता हूं? 10। अगर मैं अपने पास 10 रखता हूं, मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 100 हो गई तो कितना कम पड़ेगा? 90। 80 हो गई तो कितना कम पड़ेगा? 70। 50 हो गई तो डिमांड कितना कम पड़ेगा? 40। 40 और कितना? 20 हो गई तो कितना कम पड़ेगा? 10। इतने सारे केस हो गए भाई, ठीक है। चलो बताइए कितना? इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20। अब 90 कम पड़ गया और 150 रुपए का एक देगा तो कितना आया? 90 इंटू 150 कितना आता है? 13,500। 70 कम पड़ा तो 10,500, और 40 कम पड़ा तो 6,000, और 10 कम पड़ा तो 1,500। मल्टीप्लाई, कितना है बेटा? 270, 525, 600, 300, जोड़ लो सबको, कितना है ये? और कैरिंग कॉस्ट होगी 10 इंटू 50 मतलब 500। ये कितना है टोटल करके? 1695। जोड़ो कितना है? 2195। आखिरी, अगर मैं एक भी सेफ्टी स्टॉक नहीं रखूं, मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, तेरे भाई को कोई चिंता नहीं है सेफ्टी स्टॉक की, तब क्या होगा? तब देखें जरा। अब आपने 0 रखा तो डिमांड कितनी हो सकती है? 100। 100 का 100 शॉर्ट, डिमांड कितनी हो सकती है? 80, डिमांड 50, डिमांड 20, डिमांड 10। जितना भी होगा सारा शॉर्ट पड़ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी 0.02, 0.05, 0.10, 0.20 और थर्ड की आती है 0.30। चलो भाई, 100 का 100 कम पड़ गया, 150 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा? 15,000। 80 इंटू 150 कितना? 12,000, फिर 7,500, फिर 3,000, फिर 1,500। मल्टीप्लाई इसकी इससे, यहां तो कैरिंग कॉस्ट तो 0, क्यों? कुछ रखा ही नहीं गोडाउन में, तो किस बात की कैरिंग कॉस्ट? ये आया 300, ये 600, ये 750, ये 600 और ये 450। सबको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया? आई थिंक 2700 आ रहा है।
अब देखिए सबसे कम टोटल कॉस्ट कहां पे आ रही है, टोटल कॉस्ट के कॉलम में देखिए सबसे कम टोटल कॉस्ट कहां पे आ रही है, कितने यूनिट पर, यार ये 2140, कितने सेफ्टी स्टॉक पे, 2020 पे ना। तो इसका मतलब आपको अपने गोडाउन में 20 का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, सबसे कम आपकी तो कॉस्ट आएगी, ठीक है, स्टॉक आउट और कैरिंग मिला करके। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक बार फ्लो पकड़ में आ जाए ना कैसे हो रहा है तो क्वेश्चन इजी है। हां जी, स्टॉक आउट, क्या आंसर अब मैच करें हम, कितना आ रहा है स्टॉक आउट का, यही आ रहा था भाई, यही तो आ रहा है टोटल हमारे, कितना है, एक सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 यूनिट, कॉस्ट इज 2140। तो सेफ्टी स्टॉक की जो कहानी है वो थोड़ी ये थी, अगर नहीं बात समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना बेटा, घबराना मत, बस ये देखना कि डिमांड मैक्सिमम 100 होगी। तो अगर मैं 100 अपने पास रखूंगा तो कोई मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा, अगर 80 रखूंगा तो 20 का स्टॉक आउट होगा, अगर 50 रखूंगा तो 100 भी डिमांड हो सकती है, 80 भी हो सकती है। तो भाई साहब स्टॉक आउट 50 का भी हो सकता है और 30 का भी हो सकता है। तो बस उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी थी। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए, सारी इलस्ट्रेशन करा दी आपको, सारे कॉन्सेप्ट करा दिए। अब कुछ स्पेशल पॉइंट बहुत काम के हैं बेटा, सबने कर लिया हो तभी आगे बढ़ूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आपने कर लिया हो तो बताइए, तब मैं कुछ स्पेशल बातें करूं आपसे, कुछ अच्छी बातें करूं। अब थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं, वो करने हैं, और पीवाईक्यू, मतलब कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट फिनिश, ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। चलो जी, ऑनलाइन वाले बच्चों डन। चलो जी, अब कुछ स्पेशल बातें, काम की बात। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया री ऑर्डर लेवल का, अगर आपको याद होगा तो क्या फॉर्मूला था वो, मैक्सिमम कंजम्पशन, अरे वाह बालिका ने पढ़ा था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, यही था बेटा। अब काम की बात, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हो तो ROL बराबर, अगर सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दे दिया है, जैसे कि अभी सेफ्टी स्टॉक वाली बात कर रहा था ना, वो दे दिया है, तो उसमें ROL निकालना हो तो तब होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी गिवन हो। तो ये लिख लो, काम की बात है ये बहुत काम की बात है आपके, ये सेफ्टी स्टॉक वाली बात काम की बात। कब होगा बेटा, जब सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तब लगेगा ये कॉन्सेप्ट। और सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हो तब तो नॉर्मली चलेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड।
आज घर जाके जितने भी फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड एक चार्ट बना देना, अपने सामने बैठ के लिख देना, एक हफ्ते तक फिर ये याद हो जाएंगे, फिर दूसरा चैप्टर के चार्ट लिख देना। क्योंकि क्या होता है कि सोते सोते मोबाइल फोन देखते हैं, तो मोबाइल फोन की या वही देख लेंगे, खैर देखेंगे तो नहीं, लेकिन तब भी ट्राई तो कर सकते हैं। मैं तो ऐसा करता अपना वॉलपेपर ही बना ले करता था उसको, या अपना स्टेटस लगा ले करता था। स्टेटस से क्या फायदा हुआ, मेरे को भी याद हुआ, मेरे दोस्तों को भी याद हो गए कि लोग कुछ देखे ना देखे स्टेटस तो देख ही लेते हैं, तो इससे फायदा रहता था। वैसे आप लोग स्टेटस लगाते हो ना कि मैं आज घूमने गया, आज मैंने ये किया, तो आप लिखना मैंने आज फॉर्मूले लिखे, लोगों के ज्यादा लाइक मिलेंगे, दूसरे दुआएं देंगे कि देखो अच्छा किया इसने, कि एक एक करके होता ना बहुत सारे फोटो छोड़े, एक एक फॉर्मूले के टिक 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 आराम से जाएगा, टाइम उसका इंटरवल बढ़ा देना, आराम से चलेगा। और मैं तो कई बार करता था अपनी वॉइस में फॉर्मूले को बोल करके ना रिकॉर्ड कर ले करता था वॉइस मैसेज में, और लगाई लीड, चले मेरे भाई गाने के बदले वही सुन लूंगा मैं। बट करे कौन ऐसा, कहां गाने और कहां बेसुरी आवाज अपनी, कौन कौन सुनेगा उसको। चलिए हाँ भाई दोस्तों, चलिए तो प्रैक्टिकली ऑल डन। अब थ्योरिकली बात करते हैं, थ्योरिकली बात करते हैं इसकी, इसमें कुछ थ्योरी बात भी है, बात है तो है, पढ़नी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ये जस्ट इन टाइम। देखो जस्ट इन टाइम की एक थ्योरी कई बार 2 नंबर में लिखने को भी आ जाती है। और जस्ट इन टाइम होता क्या चाहिए, जस्ट इन टाइम का मतलब है आपको अपने पास गोडाउन में कोई भी मटेरियल नहीं रखना। सप्लायर्स ने कह रखा है कि आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो, जब जब आपके पास प्रोडक्शन की डिमांड आएगी मैं तुरंत मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब ऐसे केस में आपके पास जो मटेरियल इन स्टोर होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो इन्वेंट्री इन योर स्टोर। इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी मटेरियल की इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। जब जब डिमांड होगी, जब जब आप प्रोडक्शन करोगे, तब तक मैं आपको गुड्स अवेलेबल करा दूंगा, मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा, आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट इन टाइम का मतलब है कि भैया जब रिक्वायरमेंट तभी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। जैसे लोग नहीं कहते अबे तेरा भाई 24/7 अवेलेबल है, कभी फोन कर लियो, ऐसे बोलते ना। जैसे कई जगह लिखा होता है हर इंस्टीट्यूट के 24/7, लेकिन 24/7 कौन रिप्लाई करता है, करता है रिप्लाई रात को कौन करता है, ना तो आप करते हो ना टीचर को सोते समय कौन रिप्लाई कर देगा, आता है 24/7। तो जस्ट इन टाइम कहता है कि भाई साहब आपको अपने पास कैरिंग कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मत्था पेची करने की जरूरत नहीं है। जब आपको मटेरियल होगी रिक्वायरमेंट तभी मैं आपको मटेरियल अवेलेबल करवा दूंगा। ये 2 प्रिंसिपल पे रिक्वायर्ड है। कब, गुड्स तभी बनाए जाएंगे जब कस्टमर की डिमांड होगी। गुड्स कब प्रोड्यूस करेंगे वंशिका, गुड्स कब बनाएंगे जब कस्टमर डिमांड करेगा, बना के रखने की जरूरत नहीं है। और कस्टमर को डिलीवरी कब दोगे, जब वो चाहेगा। ये नहीं कि आपको गोडाउन में भर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ना तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रखनी है, ना तो रॉ मटेरियल रखनी है। तो क्या लिखा हुआ है, JIT इज ए सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद एन अप्रोच टू हैव जीरो इन्वेंट्री इन स्टोर। अब ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि भाई जीरो इन्वेंट्री कौन सी अप्रोच के अंदर है, तो आप कहोगे JIT के अंदर जीरो इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। या फिर पूछ सकता है JIT के अंदर कितनी इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, 10 kg 20 kg जीरो। अब बच्चे ने नहीं पढ़ा होता तो 10 kg, उसे क्या पता कितना केजी रखना है। तो जीरो इन्वेंट्री, अपने पास स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आज की डेट में आप लोग कैशलेस हो गए हो, अपने पास कैश रखते ही नहीं हो। अबे भाई साहब ऑनलाइन पेमेंट है ना, कुछ करते तो नहीं करते, चाय पी तो इवन रिक्शे वाले भी ज्यादा पेटीएम रखते हैं।
वैसे रिक्शा वाले कम लेते हैं लेकिन रख देते पेटीएम कहते। और आप भी मोस्ट ऑफ द कैशलेस हो गए हो, आपके पॉकेट में कैश कम होता है, फोन में ज्यादा कैश होता है। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी होता है। पहले मैं था गड्डी जेब में भरी रहती थी ना, और लगता था अमीर आदमी। आजकल लोग लगता सारे गरीब आदमी है, पर्स में पैसे ही नहीं होते उसके। सही बता रहा हूं, पैसे नहीं होते पर्स में। आज फोन, अबे यार 100-50 रुपए पड़े होते। अभी चिंता क्यों कर रहा है ना, ऑनलाइन पेमेंट। आजकल पॉकेट वाले क्या था, पहले था कि बस में रिक्शा में जाओगे तो पॉकेट कट जाएगा। आजकल पॉकेट नहीं होता है, साइबर क्राइम होते हैं, वो हैक कर लेते, हमारा फोन ही हैक कर लेते, सारे पैसे उड़ा लेते हैं। वो खतरनाक ठग है। यहां तो पेल पाल दो, ठग मिल जाए तो, लेकिन वहां तो मिलते भी नहीं है वो। चलिए, ये जीआईटी किस पर बेटा है? दो प्रिंसिपल। पहला क्या है? प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन इट इज, गुड्स प्रोड्यूस तभी करोगे जब उसकी रिक्वायरमेंट है। द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट, जब वो चाहता है तभी हम उसको डिलीवर करेंगे, गोडाउन में रखने की जरूरत नहीं है। कौन से? इसको कहते हैं इट इज ऑल्सो नाउ एज डिमांड पुल और पुल थ्रो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये लाइन लिखी भी आ जाती है, जीआईटी की जगह ये नाम आ जाता है। अब जीआईटी सबको रटा होता है, ये डिमांड पुल और पुल थ्रो सिस्टम रटा हुआ नहीं होता, क्योंकि बच्चा ना यहां तक पढ़ता है, वांट तक बस। दो अप्रोच जीआईटी की। इसका दूसरा नाम क्या है? डिमांड पुल और पुल थ्रो सिस्टम, कि जब मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तभी मटेरियल अवेलेबल होगा। ठीक है, गुड्स तभी प्रोड्यूस की जाएंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमर को डिलीवरी तब देंगे जब उसको जरूर चाहिए होगा, गोडाउन में रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये जीआईटी आप पढ़ लोगे बेटा? लिख लोगे ये बात, कॉपी में लिख लोगे ना? लिख लो, घर से लिख लेना। मतलब मुझे पता है कि लिखने में आलस आता है, लेकिन बेटा आलस मत करना, क्योंकि 100 नंबर लाने के बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे करोगे तो आपका टैक्स का पेपर इससे कवर अप हो जाएगा, आपका लॉ के मार्क्स इससे कवर अप हो जाएंगे। अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है तो, थ्योरी अच्छी है तो फिर लॉ में भी अच्छे नंबर आते हैं। और जो अंग्रेजी मीडियम का बच्चा वो तो ले ही लिया था लॉ में नंबर। चलिए, अब आता है बेटा अगला कॉन्सेप्ट, ये वेड। क्या आता है? वेड। वेड पे शॉर्ट नोट है, वेड, वीईडी, 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 वेड। ये वेड क्या होता है भाई साहब? वेड, वेड क्या होता है? वेड, इस पे भी शॉर्ट नोट आ चुका है, वेड, वेड, वीईडी, वेड। इस पे भी बहुत शॉर्ट नोट आ चुके हैं बेटा। ठीक है, करण भाई है नहीं, आज करण भाई क्लास में नहीं लगता है, छुट्टी मनाने गए हैं। चलिए, वेड। वेड का मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। अब वाइटल क्या होता है? वाइटल, वाइटल क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री एनालाइज, इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट। इसमें ना हम मटेरियल को उसकी क्रिटिकलिटी, मतलब जो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता, उसके हिसाब से कैटेगरी बनाते हैं। पहला क्या होता है? वाइटल। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। यार भाई साहब, ये खो गया ना, मिलेगा नहीं। जैसे बचपन में मेरे पापा मुझे कई बार बेवकूफ बनाते थे, आपके कोई घड़ी लाके दी, बेटा ये विदेश से आई है, चाहे वो लाल कलर खरीद ली करते थे। ठीक है, ऐसे बोलते बचपन में, बेटा बहुत महंगा खिलौना है। हमको तो हाँ मेरे पापा लाया है, हम नादान थे। लेकिन यहां नादान वाली बात नहीं है, यहां पे मटेरियल ऐसा है जो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा, अनअवेलेबल है। अगर एक बार ये खराब हो गया तो आप प्रोडक्शन रुक सकता है, आपका आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो कह रहे हैं कि हम उसको, उस कैटेगरी कहते हैं वाइटल। तो हम मटेरियल की वो कैटेगरी बना देते हैं, ये भाई ये वाला जो मटेरियल है ना, अगर ये मिस हो गया, ये अवेलेबल नहीं हुआ, तो इसके बदले तो कोई और मटेरियल यूज भी नहीं हो सकता। इसे कहते हैं क्या? वाइटल। क्या लिखा हुआ है इसमें? आइटम आर क्लासिफाइड एज वाइटल व्हेन इज
अनअवेलेबिलिटी कैन बी इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कॉज ए प्रोडक्शन लॉस। भैया ये मिलेगा नहीं, देख ले, संभाल के रखियो। होता ना, आप भी शॉर्ट नोट बनाते हो और वो पर्चा बना के खो जाए तो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अबे कहां गया यार, अब कहां से बनाऊंगा एंड टाइम पे। आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल बाय सेटिंग रीऑर्डर लेवल। भाई साहब, इसका रीऑर्डर लेवल ढंग से मेंटेन करना। अगर ये खत्म हो गया और आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, वो होता है वाइटल। एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, नेसेसरी। भाई ये जो मटेरियल है ना, इस प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हां अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हां अवेलेबल हो जाता है जरूरी लेकिन अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने डेली वेयर जो होते हैं, जो नाइट वेयर होते हैं, वो हमेशा सामने रखते हो, मतलब घर जाके चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो, फटाफट निकलो और फटाफट चेंज कर लो। और जो शादी ब्याह के होते हैं ना लहंगे महंगे, वो अलमारी में अंदर होते हैं, नहीं होते, क्यों? उसको ज्यादा यूज नहीं करते हर बार। अब डेली वेयर वाले तो भाई साहब ऑब्वियस बात है, जो नाइट के या घर के कपड़े होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द डेली यूज करते हैं हम, हर दूसरे तीसरे दिन धोकर वही पहन रहे होते हैं घर में, मतलब घर में रहने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, डेली आने में नहीं, जो घर में हम लोग कंफर्टेबल, जिसमें मुझे मजा आता है या आपको भी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है यार, आराम से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती बैठ के, वो वेयर आप हमेशा सामने रखते हो। एसेंशियल है मेरे लिए भाई। मम्मी कहां रखे कपड़े, मिल नहीं रहे, ऐसे बोलते ना, अब मम्मी गलती से उठा के रख दे तो आप ढूंढते हो, खासकर मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं मम्मी नहीं वाइफ से कहता हूँ कहां रख दे यार, दिमाग खराब हो रहा है, मिल भी नहीं रहे। अब वो बाहर बेचारे रोज संगवाती है, मैं रोज फैला देता हूँ। वॉइस की गंदिया होती है, जहां फेंके कपड़े वहीं पकड़ के लाते हैं। आपके भाई भी ऐसे करते होंगे, गर्ल्स के अंदर होती है संभाल संभाल के रखते हैं, हम तो कहते हैं भाई चल छोड़ना है, यहाँ पढ़ाई पढ़ाने दे, और गलती से हमारे रूम में सफाई देना हमें बुरा लगता है, ज्यादा सामान है वैसे पढ़ा देना भाई साहब, हमें डिस्टर्ब मत करो। खासकर मेरे जो स्टडी रूम होता है ना, उसमें मेरी किताब ऐसे खुली है ना, खुली रहेगी, मैं बात मत करना, रहने दो। और वाइफ को नीचे होता है अच्छे से रखेगी, अरे यार तुमने फिर डाल फिर ढूंढूंगा कहां पर रखा हो, क्योंकि हम तो काम करते हैं सिस्टम में, वही छोड़ के ले जाते हैं। अब वो सोचते हैं किताबें खुली हुई, अच्छी बात तो नहीं है, बंद कर दो, और हमें नहीं वो इरिटेट होता है, फिर वो पेज ढूंढो यार कहां ट्राई भी कर रहे थे। तो एसेंशियल मतलब होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी, बट ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, अंडर आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर एसेंशियल बट नॉट वाइटल। वाइटल मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। द अनएबिलिटी में कॉज सब स्टैंडर्डाइज एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहा है यार वो नहीं मिलेगा तो उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, और सब्स्टिट्यूट मिलेगा तो क्वालिटी से क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, अगर आपको मतलब कोक पसंद है और मार्केट में कोक नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हो, चल यार थम्स अप दे दे, चल यार स्प्राइट दे दे, तो आप क्वालिटी से क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो कह रहा है कि भाई साहब हमें कैटेगरी बनानी है, वाइटल को अलग करना है और एसेंशियल को अलग करना है। चल ये खो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बन तो जाएगा प्रोडक्ट, इसकी जगह कुछ और यूज कर लेंगे। तीसरा क्या है, डिजायरेबल। डिजायरेबल होता है इच्छा। आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर ऑप्शनल इन नेचर, अनएबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन। ठीक है यार, इसकी जरूरत है भी नहीं भी है, ऑप्शनल है, यूज कर ले तो बेटर है, नहीं यूज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो हमने मटेरियल को एक टेक्निक है वेड, वेड मतलब वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। अब ऑब्जेक्टिव में इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कि वी का मतलब क्या है, ठीक है, ई का मतलब क्या है, और डिजायर डी का मतलब क्या है। तो इसमें भी ना मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वाइटल, एसेंशियल और वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं मिलेगा तो इसके बिना कोई और भी नहीं मिलेगा। एसेंशियल जरूरत का है, नहीं मिलेगा तो इसका ऑप्शन अवेलेबल है, और डिजायरेबल तो ऑप्शनल है, लगाओ ना लगाओ काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अरे बेटा ये टॉपिक पढ़ना पड़, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में इतना आता नहीं है, और भाई साहब वाइटल है, ये ऑप्शन में नंबर 1 कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, चलो जी आगे बात समझ में आ रही है, वाइटल क्या होता है। चलो जी, हेलो, हाँ जी बोलिए।
बेकार हो मैम। मतलब मूड का होता है, लगता है किसी बच्चे का फोन आ रहा है, फोन करो किसी और नंबर से। हाँ जी, अब बात करते हैं हम आगे। और रियोडोलो पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं आगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये टॉपिक बहुत आता है एग्जाम में, ये भी स्टोर रिकॉर्ड्स। ये टॉपिक भी एग्जाम में बहुत आता है, स्टोर रिकॉर्ड का एज ए थ्योरी। मतलब इसकी थ्योरी टफ नहीं है, बस अभी आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ऐसी तरह ऑडिट की तरह, लॉ की तरह एकदम रट्टा वाली नहीं है। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, 100% मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे, कोई नंबर नहीं करते इसके अंदर। जैसे अकाउंट की थ्योरी होती है, कुछ भी बना के लिख दो, बट बना के लिखो सही वाला, ऐसा नहीं कुछ भी बना के लिख दोगे। अब आता है रिकॉर्ड ऑफ स्टोर में बी मेंटेन। स्टोर के अंदर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं। हाँ जी बालिका, रिकॉर्ड कौन सा? पहला है बिन कार्ड, दूसरा है स्टोर कंट्रोल कार्ड्स, और तीसरा है स्टोर लेजर। मतलब फीफो लीफो ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना में? बिन कार्ड, और पढ़ना क्या? स्टोर कंट्रोल कार्ड्स। क्या पढ़ना बेटा? बिन कार्ड और स्टोर कंट्रोल कार्ड। अब बिन कार्ड क्या होता है, टॉपिक का नाम तो लिख लो, क्या होता है बिन कार्ड? इट इज ए क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री विच शो द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल in a particular bin. Bin refer to a box, container, space where material are kept. Card is a place with each of bin space to record the detail of material like receipt, issue and return. मतलब एक कंटेनर है, एक जगह है जहां पे एक कार्ड लगा होता है कि भाई, जैसे आपने बनिए की दुकान में जाते हो ना, तो वहां पे दाल में कार्ड लगा होता है, अरहर की दाल, चने की दाल, कार्ड डालते ना वो, और उस कट्टे में कार्ड लगा होता है, जिससे कि जो नया बंदा होता है वो पहचान लेता है कि चने की दाल ये है, अरहर की दाल ये है। इसमें एक बिन कार्ड होता है, एक जगह पर रखा होता है, और उस मटेरियल से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? कि ये कौन सा मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी का है, कितना इसमें से गया, कितना इसमें से बचा। लेकिन याद रखना, इसमें कभी प्राइस नहीं लिखा होता है, इसमें कभी प्राइस, बिन कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है मटेरियल के आने की, जाने की, कितना बैलेंस बचा, लेकिन कभी भी प्राइस के बारे में कोई मेंशन नहीं होता। तो बिन कार्ड क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है इन्वेंट्री का, जो ये बताता है कि उस इन्वेंट्री का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, उस कार्ड को देख के। अब तो कार्ड का सिस्टम खत्म हो गया है, अब हो गया कंप्यूटराइज। वो कंप्यूटर में डालते हैं, पता चलता है कि कितना स्टोर आपके पास है या कितना स्टॉक नहीं है। पहले ही चलता था, क्योंकि पहले तो इतना सिस्टम नहीं थे डेवलप। तो बिन कार्ड आज भी छोटे मोटे डिपार्टमेंट में ये बिन कार्ड यूज किया जाता है कि वो मटेरियल के आने और जाने की एंट्री लिखता है, साथ में ये बताता है कितना बैलेंस इस मटेरियल का बच गया। आपके घरों में भी तो होते हैं डब्बे, चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा। उस डब्बे जो कि मम्मी कहती है बेटा चीनी खत्म होने वाली है, ये चाय पत्ती, वो बताती है वो। और जैसे हम जैसे नालायक को तो पता नहीं कि चीनी को दाल कौन सी हो, तो लिखा होता है अरहर दाल, वो वाली दाल लिखा होता है ना। चाय ऐसा होता नहीं पता होता भाई साहब, तो मैं तो लिखवा लेता हूँ भाई साहब गलती से, अगर वैसे मुझे चाय बनानी भी नहीं आती तो लिख देता हूँ, भाई लिख दो इसमें क्या क्या है। पता नमक के जगह कुछ और डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा हिसाब किताब नहीं पता होता है कईयों को, तो वो लिख लेते हैं उस पर। तो बिन कार्ड हो गया एक तरह से। उसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन किसकी? उस मटेरियल की। अब उसमें कभी रेट नहीं लिखा होता। मम्मी लिखती है कभी चीनी ली मैंने 40 रुपए किलो, कभी लिखती है? बताओ आप, आपने भी देखा होगा घर में, कभी लिखा नहीं जाता। किसी किसी की फैमिली में लिखा होता है, किसी में नहीं होता। मेरी फैमिली में तो लिखा रहता है डब्बों पे। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं पहचान नहीं पाता, या कोई नया बंदा है उसको भी आसानी से पहचान में आ जाए। किचन में जाकर भाई साहब चाय बनानी तो आप देख लो कि कौन सा डब्बा, खुद बनाओ मेरे लिए पिला के लाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या होता है? बिन कार्ड। क्या होता है बेटा? इसमें क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखा होता है। ठीक है भाई। अब आता है क्या है? स्टॉक कंट्रोल कार्ड। इट इज ऑल्सो ए क्वांटिटी कार्ड। ये भी क्या है? क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट एवरी आइटम ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है, हर मटेरियल के बारे में होता है। उसमें क्या आता है, पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में, इसमें पूरे मटेरियल, जो मटेरियल कंपनी में आया उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज अ रिकॉर्ड विच शो द ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन इन ए स्टोर। तो स्टोर कंट्रोल में हर एक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है और बिन कार्ड में ओनली एक ही इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डिंग इंक्लूडिंग रिसीप्ट, इशू, रिटर्न इन हैंड एंड ऑर्डर गिवन, कौन कौन सा ऑर्डर कहां गया। तो बिन कार्ड और स्टोर कंट्रोल में क्या फर्क है, बिन कार्ड में केवल एक ही मटेरियल की इंफॉर्मेशन होती है और स्टोर कंट्रोल में क्या होती है बेटा, एवरी मटेरियल की, सब ओवरऑल कितना है, दैट इज द स्टोर कंट्रोल कार्ड। ठीक है जी, चलिए जी, स्टोर लेजर बात कर चुके हैं, बिन कार्ड इसमें डिफरेंस पता लग गया हमें, ये हमने कर लिया ओवर स्टॉक, ये मैक्सिमम लेवल कर लिया। चलो जी आगे पढ़ेंगे अभी और अगली क्लास में इसका PYQ कराऊंगा, बस उसके बाद आपका खत्म है सारी कहानी। PYQ के बाद ये हमने कर लिया सारा। अच्छा थोड़ा सा यहां पे रह गया स्टार्टिंग वाला, ये रह गया जी, मटेरियल प्रोसीजर, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। ये यहां से भी एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आ गया है, कभी कभी आई से आएगा, मन करता है चलो परेशान करना दे दो। मटेरियल प्रोसीजर, प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, सुनिए इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले है बिल ऑफ मटेरियल। क्या बेटा, तो ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ मटेरियल, लिख लो, इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ मटेरियल। ये पढ़ लें आपको घर जाके, यहां मैं समझा रहा हूं आपको, लिख लेना, चाहे पढ़ लेना, चाहे किताब में से पढ़ लेना, चाहे कभी मत लिखने, पढ़ लो लेना। बिल ऑफ मटेरियल ऊपर वाली हेडिंग वो होती थी मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, कि मटेरियल कैसे आता है, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। चलिए मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, ठीक है भाई। चलिए इधर आइए, इसमें सबसे पहले क्या आता है, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, देखिए आपने कहा कि आज ना मेरा मन कर रहा है पिज्जा बनाने का, फॉर एग्जांपल, तो पिज्जा बनाने के लिए आप इनसे बोल रही है, बता यार तू एक्सपर्ट है, बता कैसे बनाएगी। तो इसने कहा देख इतना बड़ा बेस लिया 6 इंची का, जो भी पिज़्ज़ा बेस आता है मार्केट से खरीद ले, फिर उसको मैं ये लगा चटनी फटनी जो भी लगाना होता है, मुझे कोई ना आता है पिज़्ज़ा, ठीक है, ये कर वो कर, उसको ओवन में डाल दे। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, उसकी एक पूरी लिस्ट होती है, उसकी पूरी एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में डिटेल होती है कि भाई ये मटेरियल लगेगा, इतनी क्वांटिटी लगेगी, इतने स्टैंडर्ड का मटेरियल लगेगा, घटिया वाला लगेगा, बढ़िया वाला लगेगा, उसका स्टैंडर्ड फिक्स होता है। ठीक है, उस जॉब से रिलेटेड, उस जॉब से या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज ऑल द बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल। अच्छा, ये बिल ऑफ मटेरियल बनाता कौन है, बिल ऑफ मटेरियल बनाता कौन है? स्टॉक मैनेजर क्यों बनाएगा, उसे पता है कितना कैसे बनेगा? स्टॉक मैनेजर तो सिर्फ स्टॉक मेंटेन करता है। बिल ऑफ मटेरियल जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बनाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट बनाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाता है। देखो क्या है, और शेयर भी किए जाते हैं इनको, देखो ध्यान से। बिल ऑफ इट इज ऑल्सो नाउ एज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट, मतलब मटेरियल की लिस्ट होती है, मटेरियल लिस्ट। इट इज ए डिटेल्ड लिस्ट स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए
प्रोडक्ट और कैरिंग आउट ऑफ एनी जॉब, उस जॉब को बनाने में। द मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम। कौन बनाती है इसको? प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम बनाती है। इसको बनाने के बाद इसको क्या कहते हैं? कॉमनली नाउ एज इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्ट बनाने वाला है या प्लानिंग करने वाला है या इंजीनियर, आपके घर बनाना तो कौन बताता है? इंजीनियर बताता है। भाई साहब इतना लगा, ठेकेदार, जिसे आप कहते हैं देसी लैंग्वेज में ठेकेदार। और इसका जो लिस्ट बनती है वो कहां जाती है? शेयर किसके साथ? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, स्टोर डिपार्टमेंट के साथ और कॉस्ट, क्योंकि इन सबको भी तो रिकॉर्ड रखने पाते अपने पास। इसका मतलब बिल ऑफ मटेरियल क्या हो गया? एक ऐसी लिस्ट हो गई जिसमें मटेरियल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कितना मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, किस क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाएगा। तो क्या आपको बिल ऑफ मटेरियल समझ में आ गया था क्या होता है? हाँ जी बोलो। ठीक है, कोई टफ नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको कुछ भी। अब ये मैंने ए फॉर एप्पल मत लिख देना, मतलब कि जो मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल आता है कि भाई एक ऐसा नोट या ऐसी लिस्ट जिसमें मटेरियल की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसको प्लानिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या इंजीनियर डिपार्टमेंट इसको प्रोड्यूस कर बनाता है और इसकी लिस्ट शेयर कर देता है सबसे। ठीक है, अब आता है क्या? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, MRN। भाई मुझे मटेरियल चाहिए, किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे मटेरियल मंगाएगा? स्टोर से। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये मटेरियल भेज दे, तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या कहता है? अरे भाई साहब लिखत पढ़ा काम करो ना, आप एक बिल बना के दो, एक लिस्ट बना के दो, आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, मैं स्टोर में से उसको निकाल के आपको दे दूंगा। वही होता है MRN, कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक नोट बना के भेजा, किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट ने उसको रिसीव किया और उस रिसीव के हिसाब से उसने मटेरियल आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर उसको नोट नहीं दिया तो कल को अगर चेकिंग करने आ गई कंपनी का मालिक या कोई भी, तो कहेगा भाई स्टॉक का है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मुकर जाए, क्योंकि जुबान की तो कोई वैल्यू नहीं है ना भाई। हमारे अकाउंटिंग के अंदर जुबान की क्या वैल्यू है? पढ़ा है ना, अकाउंटिंग में इमोशनल बातें नहीं लिखी जाती, केवल पैसे वाली बातें लिखी जाती है ना, इमोशनल वाली बातें नहीं लिखी जाती है। लॉ भी तो कहता है कि वाइफ को कहा हार दे दूंगा, नहीं दिया, कोई इसको ना कर देगी वाइफ, पढ़ा हुआ लॉ के अंदर ये सब। तो भाई साहब लिखत में दो, लिखत में। तो वो कह रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है मुझे मटेरियल चाहिए, तो स्टोर डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, आप एक नोट बना के दीजिए मुझे, मैं आपको एक नोट बना के दीजिए, उसके बेसिस पर मैं आपको मटेरियल दे दूंगा। कौन कह रहा है? स्टोर डिपार्टमेंट। किससे कह रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो नाउ एज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। इट इज ए वाउचर ऑफ ऑथोरिटी यूज टू गेट मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल लेने के लिए स्टोर से। जनरली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मटेरियल आर विड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल। सिंपल सी बात है, कोई भी सामान लेना है तो भाई साहब लिस्ट देनी पड़ेगी ना, तभी तो स्टोर डिपार्टमेंट आपको निकाल के देगा। तो ये होता है क्या? मटेरियल, मतलब मटेरियल मंगाने के लिए जो नोट इश्यू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट्स होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। और क्या क्या मटेरियल लगेगा प्रोडक्ट को बनाने में, वो बिल ऑफ मटेरियल। बात समझ में आ रही है? अब आता है क्या? परचेज। तो भाई साहब ये मटेरियल परचेज करने के नहीं होगा, स्टोर डिपार्टमेंट बना के देता है किसको? परचेज डिपार्टमेंट को, कि भाई मेरे स्टोर में ये मटेरियल खत्म हो गया है, अब आप मुझे मटेरियल मंगवा दो। किसने नोट दिया? परचेज डिपार्टमेंट को। किसने दिया? स्टोर डिपार्टमेंट ने। तो अगर मटेरियल परचेज करने के लिए जो नोट बनाया तो उसे कहते हैं परचेज
रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान है, जनरल नॉलेज की बात है। बट एक होता है ना कि सर नहीं पढ़ा, वो नहीं होना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, कुछ नहीं है मायने। चलिए, तो लगभग मैंने आपको सब कुछ जो मेन कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थी, मैंने आपको सब डिस्क्राइब कर दी। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। केवल एक क्लास लूंगा जिसमें पिछले 5 सालों के पेपर कराऊंगा कि पिछले 5 सालों के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर के अंदर। वो होगी मंडे को क्लास। और आज हो जाएगा एफएम के पीवाईक्यू खत्म। तो एफएम तो आज ही खत्म हो जाएगा, एफएम का चैप्टर। ठीक है बेटा, चलिए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय वाय पी के आइए, खुद भी पीजिए, दूसरों को पिलाइए आराम से। फिर मिलते हैं 1:10 पे। चलिए बेटा, मिलते हैं 1:10 पे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा गए, शुभ रात्रि।